Location: the banks of the Araxes River, Central Asia. Date: 530 BC. इमेजिन कीजिए एक सीन, एक मैदान जो लाशों से भरा हुआ है। जमीन का रंग लाल हो चुका है, हवा में खून और पसीने की बू है। इस मैदान के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। वो कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है। उसकी हाइट लंबी है, उसके शरीर पर आर्मर है, उसके हाथों में एक भारी तलवार है और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। उसके सामने उसके सोल्जर्स एक लाश लेकर आते हैं। ये लाश किसी आम सोल्जर की नहीं है। ये लाश दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी की है, साइरस द ग्रेट, साइरस टू। वो आदमी जिसने बेबीलोन जीता, जिसने लिडियंस को हराया, जिसने दुनिया का पहला सुपर पावर एम्पायर, पर्शियन एम्पायर बनाया, जिसे दुनिया किंग ऑफ किंग्स यानी शहंशाह कहती थी। आज वो मिट्टी में पड़ा है, बेजान। वो औरत, क्वीन टॉमिरिस, उस लाश की तरफ देखती है। उसके हाथ में चमड़े का एक थैला है। उस थैले में इंसानी खून भरा हुआ है। टॉमिरिस उस लाश का सर काटने का ऑर्डर देती है और फिर भरी सभा में वो साइरस के कटे हुए सर को उस खून से भरे थैले में डाल देती है और एक ऐसी लाइन बोलती है जो आज भी हिस्ट्री में गूंज रही है। साटिया ते सैंग्विन क्वेन सोसाइटी। तुम खून के प्यासे थे ना? लो, आज जी भर के खून पियो। ड्रिंक योर फिल ऑफ ब्लड। ये हिस्ट्री का वो मोमेंट था जब एक माँ ने दुनिया के सबसे बड़े सम्राट को मिटा दिया। क्यों? क्योंकि साइरस ने एक गलती की थी। उसने टॉमिरिस के बेटे को मारा था और उसने ये भुला दिया था कि एक शेरनी से टकराना एक राजा से टकराने से ज्यादा खतरनाक होता है। आज शून्य पॉडकास्ट पर हम बात करेंगे टॉमिरिस की। वो कौन थी? क्या वो सच में अमेज़न वॉरियर थी? कैसे एक नोमैडिक क्वीन ने उस आर्मी को हराया जिसे कोई नहीं हरा सकता था? हम डिकोड करेंगे हेरोडोटस की किताब द हिस्ट्रीज और एड्रियन मेयर की रिसर्च को। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द वुमन हु किल्ड गॉड। एक्ट 1, द अनस्टॉपेबल फोर्स, साइरस द ग्रेट। इस कहानी की गहराई समझने के लिए हमें पहले उस आदमी को समझना होगा जिसे टॉमिरस ने हराया, साइरस द ग्रेट। अराउंड 550 बीसी साइरस ने वो किया जो नामुमकिन था। उसने मीड्स को हराया, लिडियंस को हराया और बेबीलोन को बिना लड़े जीत लिया। उसका एम्पायर, द अकामेनिड एम्पायर, ग्रीस से लेकर इंडिया के बॉर्डर तक फैला हुआ था। वो इनविंसिबल था। उसे लगता था कि देवता उसके साथ हैं। उसे लगता था कि दुनिया का कोई भी कोना उससे बचा नहीं रह सकता। बेबीलोन जीतने के बाद साइरस की नज़र नॉर्थ ईस्ट पर गई, आज का कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। वहाँ एक नदी बहती थी, द अरैक्सिस रिवर। साइरस को खबर मिली कि इस नदी के उस पार एक कबीला रहता है, द मस्सागिटाय। कराबुटिन यूइक वरकाहितत बुल्तारियाई। एक कबीला रहता है, द मस्सागिटाय। साइरस के जनरल्स ने कहा, महाराज वहां मत जाइए, वो लोग जंगली हैं, उनके पास न सोना है न शहर हैं, उन्हें जीतकर क्या मिलेगा? लेकिन साइरस का ईगो शांत नहीं बैठ रहा था। उसे लगा कि अगर मैंने उन्हें नहीं हराया तो लोग सोचेंगे कि साइरस डर गया। साइरस को नहीं पता था कि वो किसके इलाके में घुसने वाला है। एक्ट 2, द इमूवेबल ऑब्जेक्ट, हु वर द मस्सागिटाई। मस्सागिटाई कौन थे? हेरोडोटस लिखते हैं कि ये लोग सिथियंस जैसे थे। ये लोग शहरों में नहीं रहते थे, ये नोमैड्स थे, यानी खाना बदोश। इनके पास घर नहीं थे, इनके पास टेंट्स यानी यूट्स थे। ये लोग घोड़े पर पैदा होते थे और घोड़े पर ही मरते थे। एड्रियन मेयर अपनी किताब द अमेज़न्स में बताती हैं कि मस्सागिटाई सोसाइटी में मर्द और औरत बराबर थे। क्यों? क्योंकि स्टेप्स में सर्वाइवल मुश्किल है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि औरत घर पर रहेगी और मर्द लड़ेगा। वहां हर किसी को लड़ना आना चाहिए। मस्सागिटाई औरतें घोड़े दौड़ाती थीं, तीर कमान यानी आर्चरी में एक्सपर्ट थी और भांग का नशा करती थीं। हेरोडोटस बताते हैं कि वो एक टेंट में पत्थर गरम करते और उस पर कैनबिस सीड्स फेंकते और उस धुएं में नाचते थे। इनकी रानी थी टॉमिरिस। उसके पति की मौत हो चुकी थी। वो अकेली रूलर थी, लेकिन वो कोई महारानी नहीं थी जो महल में बैठी हो। वो एक वॉरियर क्वीन थी। उसका बेटा था स्पार्गा पिसीज। टॉमिरिस अपने बेटे को जान से ज्यादा चाहती थी। वही उसका फ्यूचर था। जब साइरस अपनी विशाल सेना लेकर अरैक्सिस नदी के किनारे पहुंचा तो उसने पहले डिप्लोमेसी यानी बातचीत ट्राई की। ये पॉइंट बहुत कम वीडियोस में बताया जाता है। साइरस ने टॉमिरिस को शादी का प्रस्ताव भेजा। उसने कहा, रानी तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। ये लव प्रपोजल नहीं था, ये टेक ओवर था। साइरस चाहता था कि शादी करके वो मस्सागिटाई पर कब्जा कर ले बिना लड़े।
लेकिन टॉमरिस कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने साइरस के दूतों को वापस भेज दिया और कहा, अपने राजा से कहना मुझे उसकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानती हूँ उसे मेरी बॉडी नहीं मेरा किंगडम चाहिए। साइरस का ईगो हर्ट हो गया। एक औरत ने उसे मना कर दिया। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, नदी पर ब्रिज बनाओ, हम हमला करेंगे। एक्ट 3, द ट्रैप ऑफ वाइन, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। साइरस की इंजीनियरिंग टीम ने नदी पर ब्रिज बनाना शुरू किया। टॉमरिस ने यह देखा। उसने साइरस को एक मैसेज भेजा, एक ऐसा मैसेज जो उसके कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। हेरोडोटस के हिसाब से टॉमरिस ने कहा, साइरस क्यों मेहनत कर रहे हो ब्रिज बनाने में? रुको, हम अपनी आर्मी लेकर 3 दिन पीछे हट जाते हैं। तुम आराम से नदी पार करो, फिर हम खुले मैदान में लड़ेंगे, मर्द की तरह। या फिर तुम पीछे हटो, हम तुम्हारे साइड आते हैं। साइरस हैरान रह गया। आज तक किसी दुश्मन ने उसे इनविटेशन नहीं दिया था। साइरस ने अपने एडवाइजर्स की मीटिंग बुलाई। सबने कहा, हमें उन्हें अपने साइड आने देना चाहिए। लेकिन वहां एक आदमी था, क्रूसस, लिडियन किंग जो अब साइरस का एडवाइजर था। क्रूसस ने कहा, महाराज, अगर आप वहां गए और हार गए तो पूरी दुनिया हंसेगी, और अगर आप औरत से हार गए तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूसस ने एक कनिंग प्लान दिया, शकुनी जैसा प्लान। प्लान ये था कि मस्सागिटाई लोग जंगली हैं, उन्होंने कभी शराब नहीं पी है, वो सिर्फ दूध और हशीश जानते हैं, यानी भांग। हम नदी पार करेंगे, एक बड़ा फीस्ट यानी दावत लगाएंगे, खाना, नाच गाना और बहुत सारी प्योर वाइन। फिर हम अपनी मेन आर्मी छोड़कर पीछे हट जाएंगे। जब मस्सागिटाई आएंगे, वो खाना और शराब पिएंगे, और जब वो नशे में होंगे, हम उन्हें काट देंगे। साइरस को ये प्लान पसंद आया। ये धोखा था, लेकिन जंग में सब जायज़ है। साइरस ने वैसा ही किया। उसने नदी पार की, दावत लगाई और अपनी मेन आर्मी छोड़कर छुप गया। टॉमरिस का बेटा स्पार्गापेसीज अपनी आर्मी की एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा पर्शियन कैंप खाली है, वहां मीट पका हुआ था और चमकदार बर्तनों में लाल शराब थी। स्पार्गापेसीज यंग था, एक्सपीरियंस कम था। उसने सोचा, हम जीत गए, पर्शियंस भाग गए। उसने और उसके सोल्जर्स ने शराब पीनी शुरू कर दी। मस्सागिटाई लोगों को शराब की आदत नहीं थी। वो जल्दी नशे में धुत हो गए और वहीं सो गए। तभी रात के अंधेरे में साइरस वापस आया। पर्शियन आर्मी ने सोते हुए मस्सागिटाई सोल्जर्स को गाजर मूली की तरह काट दिया। स्पार्गापिसीज को जिंदा पकड़ लिया गया। जब सुबह हुई, स्पार्गापिसीज का नशा उतरा। उसने देखा कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, साइरस के सामने घुटनों पर है और उसकी पूरी आर्मी मारी गई है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। एक वॉरियर के लिए नशे में पकड़े जाना मौत से भी बदतर था। हेरोडोटस लिखते हैं कि स्पार्गापिसीज ने साइरस से भीख मांगी, मुझे बस मेरे हाथ खोल दो। साइरस ने सोचा ये सरेंडर करेगा। उसने हाथ खोल दिए। जैसे ही हाथ खुले, स्पार्गापिसीज ने वहीं पड़ी एक तलवार उठाई और खुदकुशी कर ली। उसने साइरस का कैदी बनने से बेहतर मरना समझा। ये खबर जब हवाओं के जरिए टॉमरिस तक पहुंची तो वहां एक रानी मर गई और एक मां जाग उठी। एक्ट 4, द वाउ ऑफ ब्लड, द मदर्स रेज। जब स्पार्गापिसीज की मौत की खबर क्वीन टॉमरिस तक पहुंची तो वहां कोई रोना भोना नहीं हुआ। महलों में रानियां रोती हैं, मैदान जंग में रानियां प्रतिशोध लेती हैं। टॉमरिस ने आसमान की तरफ देखा, सूरज देवता की तरफ, जिसे मस्सागिटाई लोग सबसे बड़ा मानते थे। उसने अपनी हथेली पर एक कट लगाया, खून जमीन पर गिराया और एक कसम खाई। उसने साइरफ को एक आखिरी चिट्ठी भेजी। ये लेटर हिस्ट्री के सबसे डेंजरस डॉक्यूमेंट्स में से एक है। हेरोडोटस इसे वर्ड टू वर्ड कोट करते हैं। टॉमरिस ने लिखा, यू ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर, तुमने मेरे बेटे को लड़ाई में नहीं हराया, तुमने उसे शराब से हराया, उस जहर से जिसने उसका दिमाग खराब कर दिया। तुमने धोखा दिया। उसने आगे लिखा, अब भी वक्त है साइरस, मेरे बेटे की बॉडी वापस करो और मेरे देश से निकल जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सूरज की कसम खाती हूं, मैं तुम्हें खून से नहला दूंगी। आई विल क्वेंच योर थर्स्ट फॉर ब्लड। साइरस ने जब ये मैसेज पढ़ा तो वो हंसा। उसे लगा ये एक औरत की भड़ास यानी फ्रस्ट्रेशन है। उसने सोचा, मेरे पास द इमॉर्टल्स हैं, पर्शिया के एलीट फोर्स, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, ये खाना बदोश मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। साइरस ने टोमेरिस की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और यही यही उसकी मौत का वारंट साइन हो गया। एक्ट 5, द क्लैश ऑफ टाइटन्स, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। साइरस ने अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया। अरैक्सिस नदी के उस पार दोनों आर्मीज आमने सामने थीं। लेकिन यहां हमें टैक्टिकल डिफरेंस समझना होगा। डिफरेंशिएशन पॉइंट। पर्शियन आर्मी, साइरस, इनका मेन वेपन था इन्फेंट्री यानी पैदल सेना।
ये लोग डिसिप्लिन थे, इनके पास लंबे भाले स्पीयर्स थे और विकर शील्ड्स थीं। ये फैलिंग्स फॉर्मेशन में लड़ते थे। इनका गेम था दुश्मन को रोक कर रखना और नंबर्स से कुचल देना। मस्सागेटे आमी, टोमिरस, ये लोग अलग मिट्टी के बने थे। एड्रियन मेयर हिस्टोरियन बताती हैं कि मस्सागेटे औरतें और मर्द दोनों आर्मर्ड थे। वो स्केल आर्मर पहनते थे, लोहे या ब्रॉन्ज की छोटी छोटी पट्टियां जो मछली के स्केल्स जैसी होती थीं। उनके पास सगैरस था, एक लंबा बैटल एक्स कुल्हाड़ी जो आर्मर को काट सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो घोड़े पर थे। वो हिट एंड रन करते थे। टोमिरस ने अपनी आर्मी को साइरस की आर्मी के चारों तरफ फैला दिया। उसने साइरस को घेरना शुरू किया। उसने साइरस को वो नहीं दिया जो वो चाहता था, एक सीधी टक्कर। उसने साइरस को थकाना शुरू किया। एक्ट 6, द फियर्सेस्ट बैटल ऑफ एंटिक्विटी, हेरोडोटस 1.214। हेरोडोटस इस लड़ाई को डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, ऑफ ऑल द बैटल्स फॉट बाय बारबेरियंस दिस वॉज द फियर्सेस्ट। आज तक बारबेरियंस के बीच जितनी लड़ाइयां हुई हैं, ये उनमें सबसे भयंकर थी। लड़ाई शुरू हुई, सुबह का वक्त था। दोनों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हुई। मस्सागेटे आर्चर्स दुनिया के बेस्ट आर्चर्स थे। वो घोड़े पर फुल स्पीड में दौड़ते हुए पीछे मुड़कर तीर मार सकते थे। पार्थियन शॉट। पर्शियन सोल्जर्स घिरने लगे। उनकी शील्ड्स तीरों से भर गईं। हवा में इतने तीर थे कि सूरज ढक गया। जब तीर खत्म हो गए, तब असली हॉरर शुरू हुआ। क्लोज कॉम्बैट। मस्सागेटे घुड़सवारों ने अपने सगैरस निकाले और पर्शियन इन्फेंट्री पर टूट पड़े। आवाज सोचिए, मेटल का मेटल से टकराना, घोड़ों की चिंगाड़, हजारों लोगों की चीखें। ये लड़ाई घंटों चली। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। पर्शियंस अपने किंग के लिए लड़ रहे थे। मस्सागेटे अपनी क्वीन और अपने मरे हुए प्रिंस के लिए लड़ रहे थे। पर्शियंस के पास डिसिप्लिन था, लेकिन मस्सागेटे के पास गुस्सा यानी रेज था। एक माँ का गुस्सा। टोमिरस खुद मैदान में थी। वो किसी पहाड़ पर खड़े होकर ऑर्डर नहीं दे रही थीं। लेजेंड्स कहती हैं कि वो अपने सफ़ेद घोड़े पर थीं, हाथ में तलवार थी और वो पर्शियंस को गाजर मूली की तरह काट रही थीं। जब सोल्जर्स ने अपनी रानी को खून में लथपथ लड़ते देखा, तो उनका जोश 10 गुना बढ़ गया। उन्होंने सोचा, अगर हमारी रानी मरने को तैयार है तो हम क्यों बचें? दोपहर ढलने लगी। जमीन लाल कीचड़ बन चुकी थी। पर्शियन आर्मी टूटने लगी थी। द इमॉर्टल्स, जो कभी नहीं हारते थे, आज मर रहे थे। साइरस ने देखा कि उसकी आर्मी घिर चुकी है। मस्सागेटे हर तरफ से आ रहे थे। साइरस, जिसकी उम्र अब करीब 60 साल थी, वो भी लड़ रहा था। लेकिन आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक मस्सागेटे सोल्जर, या शायद खुद टोमिरस, जैसा कुछ लेजेंड्स कहती हैं, ने साइरस के घोड़े को गिरा दिया। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, द किंग ऑफ बेबीलोन, किंग ऑफ सुमेर एंड अकाद, किंग ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, जमीन पर गिरा, धूल और खून में। इससे पहले कि वो उठ पाता, मस्सागेटे भाले उसके शरीर के आर पार हो गए। सन्नाटा। जैसे ही साइरस गिरा, पर्शियन आर्मी में भगदड़ मच गई। वो भागे, लेकिन मस्सागेटे ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने उनका पीछा किया और मैसेकर किया। तकरीबन 2 लाख पर्शियन सोल्जर्स उस दिन मारे गए। एंशिएंट सोर्सेज नंबर्स एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन हार मैसिव थी। लड़ाई खत्म हुई। टोमिरस घोड़े से उतरी। वो थकी हुई थी, घायल थी, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। उसने ऑर्डर दिया, उसे ढूंढो, मुझे वो चाहिए। सोल्जर्स ने लाशों के ढेर को हटाना शुरू किया और फाइनली उन्हें वो मिला, साइरस द ग्रेट की लाश। वो आदमी जिसके पैरों में दुनिया झुकती थी, आज वो एक आम सोल्जर की तरह पड़ा था। उसकी सोने की आर्मर खून से सन चुकी थी। सोल्जर्स ने साइरस की लाश को उठाया और टोमिरस के कदमों में डाल दिया। टोमिरस ने उस लाश को देखा। क्या उसे शांति मिली? शायद नहीं। बदला बेटे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन इंसाफ जरूरी था। टोमिरस ने चमड़े का एक बड़ा थैला मंगवाया। उस थैले में उसने बैटलफील्ड से इंसानी खून भरवाया। वो साइरस की लाश के पास बैठी। उसने साइरस का बेजान चेहरा अपने हाथों में लिया, वही चेहरा जिसने दुनिया को डराया था। टोमिरस ने कहा, हेरोडोटस के शब्द, मैं जीत गई और मैं जिंदा हूं, लेकिन तुमने मुझे तबाह कर दिया, मेरे बेटे को छल से मारकर। तुम हमेशा खून के प्यासे थे साइरस, तुम्हें कभी शांति नहीं मिली। आज मैं तुम्हारी ये प्यास हमेशा के लिए बुझाऊंगी। टोमिरस ने अपनी तलवार उठाई। एक झटका, साइरस का सिर धड़ से अलग हो गया। टोमिरस ने वो कटा हुआ सिर उठाया और उसे उस खून से भरे थैले में डाल दिया, डुबो दिया। वो सीन सोचिए, एक रानी अपने दुश्मन का सिर खून में डुबो रही है। ये क्रूअल्टी थी? नहीं। एंशिएंट वर्ल्ड में ये एक मैसेज था। ये मैसेज था आने वाले हर राजा के लिए, हर एम्परर के लिए, कि अगर तुम हम पर बुरी नज़र डालोगे, अगर तुम धोखा दोगे, तो तुम्हारा हाल साइरस जैसा होगा। इस घटना के बाद टोमिरस हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो गई।
हमें नहीं पता वो कैसे मरी, हमें नहीं पता मस्सागेटे का क्या हुआ, लेकिन वो एक काम कर गई थी। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि इनविंसिबल कोई नहीं होता, न सिकंदर, न साइरस, न कोई और। हर गुलायत के लिए एक डेविड होता है, और साइरस के लिए वो डेविड एक माँ थी। कंक्लूजन, द शून्य टेकअवेज। टॉमिडिस की कहानी हमें आज के ज़माने में क्या सिखाती है? ये सिर्फ 2500 साल पुरानी वायलेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। लेसन 1, डोंट मिस्टेक साइलेंस फॉर वीकनेस। साइरस ने सोचा टोमिरिस एक औरत है, वो शादी के ऑफर से मान जाएगी या डर जाएगी। टोमिरिस शांत थी, उसने पहले डिप्लोमेसी ट्राई की, लेकिन जब साइरस ने लाइन क्रॉस की, बेटे को मारा, तब वो फटी। आज की दुनिया में भी जो लोग शांत होते हैं, उन्हें कमजोर मत समझो। जिस दिन शांत समुद्र में तूफान आता है, वो सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। लेसन 2, ट्रिक्स हैव एन एक्सपायरी डेट। साइरस ने स्पार्गापाइसेस को शराब से हराया। उसे लगा वो हमेशा ट्रिक्स से जीतेगा, लेकिन ट्रिक्स एक बार काम करती हैं। रियल स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी और करेज हमेशा जीतती है। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, क्योंकि शॉर्टकट तुम्हें स्पार्गापाइसेस की तरह फंसा सकता है। लेसन 3, द पावर ऑफ वाई। पर्शियंस क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनके राजा ने ऑर्डर दिया था, फियर या ड्यूटी। मस्सागेटे क्यों लड़ रहे थे? अपनी जमीन और अपनी रानी के लिए, लव या सर्वाइवल। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है, जब आप सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, तो आप साइरस जैसे जायंट को भी हरा सकते हैं। साइरस एम्पायर बढ़ाने के लिए लड़ रहा था, टोमिरस अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही थी। सर्वाइवल हमेशा एम्बिशन को हरा देता है। टोमिरिस हिस्ट्री की वो अनसंग हीरोइन है जिसे फिल्मों में होना चाहिए था। एक ऐसी औरत जिसने किंग ऑफ किंग्स का सिर काट कर खून में डुबो दिया, ताकि दुनिया याद रखे, औरत सिर्फ जन्म नहीं देती, वो जन्म ले भी सकती है। अगर आपको ये रक्त रंजित हिस्ट्री पसंद आई, अगर आपने महसूस किया उस मैदान की गर्मी को, तो सब्सक्राइब कीजिए शून्य पॉडकास्ट को। हमने देखा साइरस का अंत। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे एक ऐसे वॉरियर की तरफ जो टोमिरिस की तरह ही अंडरडॉग था, लेकिन जिसने अपने दिमाग से सिर्फ 300 लोगों के साथ लाखों की फौज को रोक दिया था। नहीं, मैं स्पार्टा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के महाराणा प्रताप की बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। क्या वो हारे थे या वो जीते थे? फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स। तब तक के लिए अपने वाय को ढूंढो और उसके लिए लड़ो। जय हिंद।